हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों, हमारा ये वीडियो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने मोस्टिंग दी थी आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट कराए थे, और तीसरी वीडियो में फर्स्ट यूनिट की मोस्टिंग का एक्सप्लेन कराया था, जिसमें से केवल एक या दो क्वेश्चन रह गए थे। तो वो क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को आपको उसकी उत्तर नीति, दक्षिण नीति और उसकी बाजार नियंत्रण की नीति, उसकी जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्टिंग आती है अलाउद्दीन खिलजी से, वो आती है बाजार नीति। तो अपन पहले बाजार नीति पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी दक्षिण नीति पढ़ेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है मंगोल आक्रमण, और वो भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही हुए थे सभी। तो उसको भी एक अपन थोड़ा मोड़ा देख लेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है तो वो कहीं छूट ना जाए आप लोगों से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के थे, और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे। उनकी बेटी के साथ इनका विवाह हुआ था, और उनके दामाद भी थे। किनकी? जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम अली था, यानी अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन ने शासक बनने के लिए अपने चाचा का हत्या की थी, यानी अपने जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हत्या भी की थी। तो और ख़ुद सुल्तान बन गए थे। उनके पास 50,000 दास थे। ठीक है, ये नंबर याद रखना आप लोग। ये था खिलजी वंश के बारे में थोड़ा संक्षिप्त वर्णन। क्या है, किसी क्वेश्चन को लिखने से पहले उसका थोड़ा वर्णन कर लीजिएगा, उसके बारे में समझ में आ जाता है क्वेश्चन की क्या था। और इसके बारे में मूवी भी आ चुकी है आपको, पद्मावती नाम था उसका। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यही है वो अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में रणवीर सिंह ने मूवी की थी। तो यही है वो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब आपको पढ़ना उनकी आर्थिक नीतियाँ। देखिए, आर्थिक नीतियाँ क्या होती हैं? आर्थिक नीतियाँ ये होती हैं कि किसी राजा या सरकार, ठीक है, अपने शासन को कैसे चलाए। क्योंकि सरकार को चलाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? पैसा। और पैसा कैसे आता है? आर्थिक जैसी नीति बनाओगे आप। तो उन्होंने आर्थिक नीति क्या थी उनकी? अमीरों की संपत्ति जब्त कर लेना, यानी एक पद होता है उनके सल्तनत काल में, पद होता था अमीर का। ठीक है, तो जैसे अमीर जब तक कार्य कर रहे हैं उनके शासन में तब तो ठीक है, और जैसे ही वो रिटायर्ड हो गए तो भी उनकी ज़मीन लिए रहते थे वो लोग। तो उससे अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन आया तो उन्होंने कहा, जब आप सेवा नहीं दे रहे हो मतलब इस खिलजी वंश को, तो आप जो आपको संपत्ति सरकार की तरफ से दे रखी थी आप वापस करिए। इसका मतलब ये है भूमि का 1.5 गुना बढ़ा देना, मतलब जो टैक्स था उनका, और हिंदुओं से उपज का 1/2 भाग लगान के रूप में, यानी जो आपकी साल भर फसल होती है उसका आपको 1/2 देना पड़ेगा। ठीक है, और पूर्व में सुख सुविधा प्राप्त परिवारों को सुविधा भी समाप्त कर देना। वही प्रकार जो मतलब पहले सेवा कर रहे होंगे खिलजी वंश में, जो सेवा दे रहे होंगे उस शासन को, तो जो उन्हें रिटायर्ड हो गए तो उनसे सुविधा छीन ली होंगी। जैसे मकान मिल जाता रहने को, ज़मीन मिल जाती, कुछ और साधन मिल गए होंगे तो वापस ले लिए उन्होंने, और नवीन कर लगाए। ये कुछ थी आर्थिक नीतियाँ। और आपको याद हो, जब फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था आपको, कि कुछ कॉमन हेडिंग लिखवाई थी कि किसी जब शासन या प्रशासन स्टार्ट होता है तो उसकी क्या आर्थिक नीतियाँ होती हैं, क्या उत्थान के रीज़न होते हैं। तो वो भी इसमें अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। जब आपका क्वेश्चन अगर छोटा लगे आपको तो उसमें आप ऐड भी कर लिया करें, ताकि आपका क्वेश्चन बड़ा लगे। ठीक है, और आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे बेटा सैन्य व्यय में सुधार। सैन्य व्यय का सुधार का मतलब होता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट की अगर जो फालतू का व्यय होता है अगर उसमें भी कंट्रोल करेंगे आप, तो वो भी क्या होती है? एक आर्थिक नीति होती है। जैसे सैनिक व्यय में सुधार हुआ। ठीक है, दासों की संख्या को निश्चित कर देना। ये क्या है, पहले एक दास भी बहुत बड़ी समस्या थी कि एक छोटा सा सिपाही या कोई एक अच्छा ओहदेदार इंसान, उसके अंडर क्या है, 10-10 नौकरानी हैं या 10-10 नौकर हैं। उस राजमहल में कितने सारे राजाशाही लोग रहते हैं, सभी के लिए 10-10, 20-20 नौकरशाही। तो उसमें क्या होता, उसमें भी खर्च लगता है। जब दास जितने ज़्यादा रहेंगे तो खर्चा भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगा। तो दासों की संख्या निश्चित कर देना या किसी भी प्रकार के व्यय में कमी करना या सुधार करना, वो भी आर्थिक नीति के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, और उसने क्या किया, भू राजस्व में सुधार कर लिया। भू राजस्व में क्या क्या था
कि जैसे जो आप कहें कि जैसे कर मुक्त ज़मीन होती थी, जैसे कोई अधिकारी हुआ या कोई सिपाही हुआ, उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसको ज़मीन मिल जाती थी। ज़मीन करने के बाद वो रिटायर्ड हो तो उसकी ज़मीन भी वापस, जो कर मुक्त ज़मीन थी जो शासन ने बांट रखी थी लोगों को, उसमें क्या किया, उसने वो भी शासन में मिला ली। तो ये एक क्या है, ये भी एक आर्थिक नीति है। और क्या किया था इसने, सिंचाई कर लगा दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुई, शासन में वृद्धि हुई, आय में। सीमा शुल्क बढ़ा दिए इसने, इससे क्या हुई, उसकी और आर्थिक नीति बढ़ा दिए। ठीक है, खुम्स, पहले क्या होता, खुम्स एक कर था कि मतलब जब किसी राज्य को आक्रमण करना, उससे जो सोना चांदी प्राप्त होते थे उसका कुछ व्यय रहता था। तो इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया गया कि आप वो सरकारी खजाने में 4/5 भाग जमा किया जाएगा और 1/5 आप आपस में बांट लो। तो इनका एक खुम्स भी फेमस है। ठीक है, और एक हमने ये बताया था आपको कि हिंदुओं की कर उपज का 1/2 भाग, ये भी इनका बहुत हाई था। तो इससे क्या ही हुआ, इसकी आर्थिक नीतियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। और सबसे ज़्यादा इसकी आर्थिक नीति क्या थी, आक्रमण। ठीक है, आक्रमण, जैसे इसने दक्षिण भारत पे आक्रमण किया, वहाँ से मतलब धन संपदा इसको बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई थी, उससे भी इसकी आर्थिक नीतियाँ बहुत मजबूत हुई थी। और इसके हिंदुओं की प्रति कट्टरता, ठीक है, उससे ज़्यादा टैक्स वसूलना, इससे भी इसकी आर्थिक नीतियाँ सही हुई। मतलब किसी प्रकार से, मतलब बैग में आपको ये सब सब क्या है जी, उसके आर्थिक नीतियाँ थी। ठीक है, और आपको ये एक मालूम है, बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, ये भी आर्थिक नीति थी कि बाजार में जितना ज़्यादा टैक्स मिलेगा इसको, तो इसका प्रशासन उतना ही मजबूत होगा। तो आप एक बाजार नीति, आपका जितनी हेडिंग बना लीजिए आर्थिक, मतलब किसी राजा द्वारा पैसा का सोर्स को मजबूत करना आर्थिक नीति के अंतर्गत आएगा कि सरकार को पैसा कहाँ से मिल रहा है और जो खर्च था उस पर कंट्रोल करना, यही उसकी आर्थिक नीति कहलाती है। और भी आपको जो हेडिंग याद आ रही हो आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको आर्थिक नीति अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसकी इससे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आता है बाजार नीति। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, इसने बाजार नीति में बहुत अच्छा काम किया, शायद किसी राजा ने अभी तक ना किया हो जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो आप बाजार नियंत्रण नीति में अलाउद्दीन खिलजी के कम से कम 1-2 स्टार तो लगा ही लीजिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन पहली बार आता है तो सबसे मोस्ट बाजार नियंत्रण नीति, उसके बाद उसकी दक्षिण नीतियाँ हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट यही है क्वेश्चन उसके बारे में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली हेडिंग है इसकी, वस्तुओं के भाव नियत करना। इसका मतलब ये है कि किसी भी सामान है या कोई वस्तु है उसका बिल्कुल नियत मान, मतलब एक करना कि आप चाहे यहाँ से ले लो या किसी और दुकान से ले लो, लेकिन मिलेगा आपको एक ही रेट पर। ठीक है, दूसरा क्या था, गल्ले का बाजार, कपड़े का बाजार, गुलामों का बाजार, मवेशियों का बाजार, भंडारों का संग्रह, राशन व्यवस्था, बाजार के अधिकार और बर्तनों के बाजार, ये सब उसने क्या किया, सभी सामान एक जगह न मिलके अलग अलग बाज़ार में डिवाइड कर दिए उसने। उससे क्या होता था कि जो पहली बात, उसने वस्तु के भाव को नियत कर दिया था। इससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस समय प्रशासन में कि जो उसके सैनिक थे उसका कोई, उसको कितने रुपए की ज़रूरत है हर मंथ, महीने में, तो ये कोई उसका हिसाब किताब नहीं निकल पा रहा था कि उसके बाज़ार का खर्च कितना होगा। तो उसने बाजार नियंत्रण नीति इसलिए लाया था वो कि एक सैनिक कितना खर्च कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ मार्केट में मिलेगी। जब मार्केट के एक वस्तु का नियत होगा तो शासन प्रशासन क्या उसका पैसा मतलब पता कर सकता है कि एक सैनिक को एक महीने में कितने खर्च करने की खर्च कर सकता है वो। ठीक है, उसका ये मेन मकसद ये था कि एक सैनिक को एक महीना में मतलब कम से कम कितना रुपये चाहिए। ठीक है, उसको मालूम, उसने एक अगर वस्तु का भाव नियत कर दिया तो वो हिसाब लगा सकता है कि एक सैनिक के पास अगर एक सैनिक है तो उसको एक महीना में कितना वेतन की ज़रूरत है। तो उससे एक फ़ायदा इसको ये भी होता था कि उसकी सैनिक मजबूत हो रही थी। ठीक है, ठीक है, अलग उसने गल्ले का बाजार कर दिया कि आप एक ही जगह गल्ला मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक गल्ले की दुकान यहाँ है फिर पता चला कि 100 मीटर के बाद मिलेगी। तो उसने क्या किया, गल्ले का अलग अलग बाजार बना दिया कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है, गल्ला ही गल्ला। ठीक है, ऐसे कपड़े का बाजार अलग कर दिया, मवेशियों का अलग बाजार कर दिया। ठीक है, मवेशियों के बाजार के साथ दासों का भी बाजार इसने अलग बनवाया था। क्या है, जैसे इस टाइम उस समय जिस तरह बैल
घोड़े, भैंसें, गाय बिकती थी, उसी प्रकार से पहले दास भी बेच जाती थी सेवा करवाने के लिए। तो उन्होंने मवेशियों के लिए और दासों के लिए अलग से मार्केट बनाया हुआ था। ठीक है। भंडारों का संग्रह, पहले भंडारों का संग्रह नहीं सरकार अलग से करवा पाती थी, इसलिए लेकिन इसने क्या किया, भंडार गृह बनवा दिए। इससे क्या फ़ायदा होता था प्रशासन को कि देखो कभी गल्ला बर्बाद नहीं हो जाता, कि अगर खुले में रखा अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, गल्ला ही बर्बाद हो जाएगा। और जो अगल बगल गाय भैंस हैं या कोई चोरी ना हो जाए, भंडार होंगे तो उनकी सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ। और प्रशासन को भी एट ए टाइम जब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी मिल सकता। ठीक है। इससे बहुत संग्रह करने से बहुत फ़ायदे होते। राशन व्यवस्था, बाजार के अधिकारी, उसने बाजार में अधिकारी नियुक्त करवाए कि उनका देख रेख हो, कोई मतलब मुनाफाखोरी ना कर रहा हो, कोई रेट तो नहीं ज़्यादा ले रहा, तो उसने कुछ अधिकारियों की व्यवस्था की। ठीक है। और इसका जो रूल थे बाजार, बहुत ही कड़े कानून थे। अगर किसी ने, दुकानदार ने अगर 1 किलो में, ठीक है, और किसी ग्राहक को 900 ग्राम तोल दिया, 100 ग्राम की मतलब चोरी कर ली, और अगर उसको पता चल गया तो वो उसको मांस कटवाया करता था 100 ग्राम की, तुमने कम दिए है ग्राहक को, अपना मांस निकाल के दो। ठीक है। उसका मतलब इतना कड़ा कानून था अलाउद्दीन खिलजी का। बर्तनों को बाजार अलग बनवा दिया। तो ये क्या थे अलाउद्दीन खिलजी की, ये बाजार नियंत्रण नीति थी। और भी अगर एक बाजार सुधार से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पैराग्राफ बना के वो भी लिख दिया करें। ठीक है। ठीक है। तो अब आपको क्या पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर की नीतियाँ। ठीक है। उत्तर की नीतियाँ में कौन कौन फेमस है, चित्तौड़ विजय देखिए, गुजरात विजय, सेवाना की विजय, रणथंभौर की विजय, मालवा की विजय और जालौर की विजय। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि देखिए सबसे पहले पढ़िएगा आप गुजरात विजय। ये कब हुई थी, 1298 में। एक डेट याद रखिए, अगर हो सके तो, ना हो तो फिर ऐसे ही काम चलाइए। गुजरात विजय, गुजरात विजय में आपको कुछ स्पेशल पॉइंट हैं। ठीक है, जो आपको लिखना ही लिखना है। सबसे पहले ये कि यहाँ के जो राजा थे वो थे राजा रायकरण बघेल। ठीक है। तो जब आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खां की सेना ने। उसके प्रमुख सेनापति थे जो आपको याद रखना है, उल्गू खां और नुसरत खां। उल्गू खां और नुसरत खां ने आक्रमण किया था कहाँ पे, गुजरात पर। उस समय यहाँ के राजा थे राजा रायकरण बघेल। ठीक है। जब इसमें आक्रमण किया इन्होंने तो वहाँ पे किसी ने इनका विरोध नहीं किया। आप पहली बात एक याद रखिए। दूसरी बात यह है कि जब इन आक्रमण कर रहे थे तो राजा और राजा की लड़की वहाँ से भाग गए। उस क्रम में उनकी जो शाही बेगम थी राजा साहब की, वो हाथ लग गई। उनका नाम था कमलापति और बड़ी सुंदर भी थी। तो आगे चल के अलाउद्दीन ने उनसे शादी भी की और उनका नाम रखा मलका जहाँ, और उन्हें प्रमुख बीवियों में स्थान दिया। ठीक है। उसी क्रम में क्या हुआ, गुजरात विजय में सोमनाथ का मंदिर जो फेमस मंदिर था उसको लूटा गया, और एक खंबात का बंदरगाह है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, उसको लूटा। उसी क्रम में एक चीज़ और अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी। वो क्या मिली थी, मालिक कफूर नाम का दास मिला था, जो आगे चल के जिसने दक्षिण विजय की थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, वही था ये मालिक कफूर। और आपको नाम ये अगर नीचे दिख रहा हो तो देखिए, ये रहा मालिक कफूर। प्रमुख सेनापति था जिसने दक्षिण भारत को लूटा था। ठीक है। यही था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की जो नीतियाँ थीं और सफल बनाई। यही था वो मालिक कफूर। मालिक कफूर बाद में अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति बना। ठीक है। तो किस वजह से मिला था, वो गुजरात विजय से मिला था। और इसको लाया कौन था, नुसरत खां। उसके प्रमुख सेनापति थे जिसने गुजरात पे आक्रमण किसने किया था, नुसरत खां, उल्गू खां ने। तो यही लाए होंगे गुजरात विजय से। ठीक है। और आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें, हाँ हो गया आपका। ठीक है। और कुछ नहीं बचा इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो यहाँ के राजा थे गुजरात के, राजा रायकरण, वो जब अपनी बेटी के साथ भागे थे तो वो कहाँ पहुँचे थे, देवगिरी के राजा के पास, ये यहाँ पे। तो इससे आक्रमण का जो दक्षिण नीति थी आपकी, सबसे युद्ध का मेन कारण यही था कि इन्होंने इनके दुश्मन को शरण दी थी। ठीक है। तो आगे जब पढ़ाएंगे तब आप रिलेट करना एक दूसरे से कि ये किससे लड़ाई कैसे हो रही है। ठीक है। अब आपको याद करना है दूसरा,
इसके बाद होगा आपका रणथंभौर का विजय, ये हुई थी 1301 में। अगर डेट याद रहे तो कर ही रहना, ठीक है। अच्छा लगता है उससे, वो क्वेश्चन भी एग्जामिनर भी खुश होगा आपसे कि डेट भी लिखी हुई है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। आंसर में अगर डेट और राजा का नाम लिख दूँ तो अच्छा लगने लगता है और कुछ नहीं। दूसरा है रणथंभौर का विजय, ठीक है। उसके बाद आती है रणथंभौर विजय, ठीक है। रणथंभौर पे विजय करने के लिए किन्हें भेजा? सेम वही नुसरत खां, उल्गू खां, दोनों सेनापति, क्योंकि उन्होंने गुजरात विजय की थी तो उन्हीं सेनापतियों को फिर जिम्मेदारी मिली कि आप जाएं और रणथंभौर की विजय करें, ठीक है। रणथंभौर की विजय में क्या होता है कि वहाँ पर राजा साहब थे, राजा थे जो हमीर देव थे, ठीक है। तो उनके पास एक यंत्र था, उसका यंत्र का नाम था मगरबी, माँ उग्गा और रा उबी, ये यंत्र था। अगर याद रहे तो याद रखना, ये याद था मगरबी। इस यंत्र से क्या हो, पत्थर फेंकने की मशीन थी जी, ठीक है। तो जैसे नुसरत खां, उल्गू खां वहाँ पहुँचे उनके किले के पास, ठीक है, तो उन्होंने पत्थर बरसाना स्टार्ट कर दिया। तो ये दोनों क्या हुए, भाग खड़े हुए। फिर जब ये सूचना अलाउद्दीन खां को मिली, अलाउद्दीन खिलजी ने फिर वापस आए और इस किले को दोबारा अलाउद्दीन खिलजी ने ही जीता था, ठीक है। उसके बाद आती है चित्तौड़ विजय जो फेमस है, ठीक है। ये जो मूवी आई थी आपकी पद्मावती, इसी रिलेटेड थी। जो वहाँ के राजा थे रतन सिंह थे और उनकी जो पत्नी थी पद्मनी या पद्मावती, ठीक है, उनके सौंदर्य को देखकर जो मनमुग्ध हो गए और उन्होंने युद्ध का फैसला लिया, ठीक है। ये स्टोरी आपको फुल याद है क्योंकि मूवी देख चुके हैं आप लोग, ठीक है। और चित्तौड़ विजय में और क्या हुआ था, इसको फिर जीता नहीं गया था, ठीक है। इनको हराया नहीं गया था। वो जो क्या हुआ, इसने किले पे क्या कर दी, घेराबंदी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसके बाद क्या हुआ, जब घेराबंदी हो गई, जब उनको खाना पीना ख़त्म होने लगा था, तब वो खुले मैदान में आए और युद्ध हुआ। तब वो हारे थे, कौन, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, ठीक है। इस प्रकार चित्तौड़ विजय पूरी करते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपनी। और आपकी जैसे मालवा हुआ, यहाँ जैसे मालवा का धार, उज्जैन, चंदी पर उस टाइम का आक्रमण हुआ था इनका, ठीक है। सिवाना का विजय और जालौर का विजय भी सेम है, ठीक है। तो आपकी हो गई उत्तर नीति, ठीक है। आपको ये 6 पॉइंट लिखने हैं और 6 नीति के बाद आपकी उत्तर नीति हो जाती है ख़त्म। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति। तो आपको इस 2-3 चीज़ें तो आपको पहले से मालूम है कि इस दक्षिण नीति का प्रमुख सेनापति कौन था, मालिक कफूर था, ठीक है। ये कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जब दक्षिण नीति स्टार्ट होती तो सबसे पहले वे दक्षिण में देवगिरी पर, जो उनके राजा थे रामचंद्र, देवगिरी से, क्योंकि देखिए जब गुजरात विजय थी अलाउद्दीन खिलजी की तो इसने हेल्प की थी उसकी, वहाँ के राजा की, तो ये तो दुश्मन बन ही गया था। तो 1308 में इसमें आक्रमण हुआ, ठीक है। और इसी राजा की वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय अभियान था जो सफल हुआ। क्या हुआ, इसने अलाउद्दीन खिलजी की मतलब जब इसने स्वाधीनता स्वीकार कर ली तो वहाँ पर इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को फुल सपोर्ट किया था कि आप दक्षिण विजय प्राप्त करें, ठीक है। वहाँ की सेना, वहाँ जो समस्या या सेना की दिक्कत और वहाँ घोड़ा हाथी जो भी जाए, और जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत सेना पहुँची तो इसी के पास रुकती, तो वो रेस्ट भी सेना ले सकती थी, ठीक है। कुछ बहुत प्रॉब्लम मतलब जो भी दिक्कत आ रही थी उन्हें मालिक कफूर को, इस राजा के द्वारा पूरी समस्या सॉल्व कराई जा रही थी। इससे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय सफल हो पाई थी, ठीक है। चलिए आप एक एक पढ़ते हैं आपको। देखिए देवगिरी के राजा कौन थे, रामचंद्र देव, ठीक है। और ठीक है, तो आप इसमें इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। और उन्होंने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था रामचंद्र देव ने, ठीक है। अब दूसरा आक्रमण एक और है, ठीक है, तो वो याद कैसे करेंगे आप। देखिए वो दूसरा था वारंगल का अभियान, वो जो हम लिख नहीं पाए, याद नहीं रही हमें लिखने की, तो देखिए यह लिख लीजिए वारंगल का अभियान, ये भी आपकी हेडिंग है। और ये वाला जो वहाँ का अभियान था अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये भी फेमस था, क्योंकि इसी अभियान से ही उन्हें जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आया, इन्हीं के राजा के पास था कोहिनूर हीरा, जिसको जीतने के बाद मालिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के पास हीरा लाया था,
उनका नाम क्या था? उनका नाम था नरेश प्रताप रुद्रदेव। तो याद रखिएगा, वारंगल अभियान ने मालिक कफूर को किसने दिया था कोहिनूर हीरा? प्रताप रुद्रदेव ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया है एक दो बार कि दक्षिण भारत से कोहिनूर हीरा उत्तर भारत कौन लाया? मालिक कफूर लाया। किससे लाया? प्रताप रुद्रदेव से। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस वारंगल से, तो आप याद रखिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन दूसरा है आपका, देवगिरी का द्वितीय अभियान क्या हुआ कि जब पहले राजा कौन थे देवगिरी के? रामचंद्र देव। जब उनका बेटा आया शंकर देव, तब वो अलाउद्दीन खिलजी की मतलब गुलामी नहीं मानता था कि हम अपने राज्य को स्वतंत्र मानते हैं। तब इसको दोबारा इस पर आक्रमण हुआ और बाद में शंकर देव मारा भी गया। तो देवगिरी में कितने आक्रमण हुए? 2। ठीक है, अगला है आपका, दूसरा है आपका ये याद रखना, ये लिखा भी तो है, जो वारंगल का अभियान है उसे तेलंगाना का आक्रमण भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है हमने, ये लिखा हुआ दूसरे नंबर वारंगल, ये लिखा प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, और तीसरा है पांडे और होयसाल। तो आप इनकी भी थोड़ी एक दो हेडिंग कर लीजिए, लिख लेना, तो ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बनाए हुए स्मारक अलाई दरवाज़ा, जमात खाना मस्जिद और हौज अलाई। ठीक है, तो आप ये भी याद रख लेना। इससे क्या होगा, आपका अलाउद्दीन खिलजी हो गया कंप्लीट। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने इतना बता दिया है आपको कि अगर आप जितना भी, अरे कम से कम भी लिखेंगे तो आप 3-4 पेज आपके आराम से लिख दोगे आप। तो ठीक है, तो आपका फर्स्ट यूनिट होती है कंप्लीट। ओके बेटा, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।